हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, बीएससी थर्ड ईयर के लिए हमने जो लास्ट वीडियो में बात करी थी कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, अष्टफलकीय संकुलों में किस प्रकार से धातु की जो डी कक्षक है उनका विपाटन होता है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि हमने ये बात करी थी कि धातु के जो डी कक्षक अक्षों के ऊपर होंगे वो लिगेंड से ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, क्योंकि वो लिगेंड की बिल्कुल सामने होते हैं। क्योंकि एक अष्टफलक संकुल बनाने के लिए लिगेंड को धातु की ओर अक्षों के ऊपर से अप्रोच करना पड़ता है, इसलिए जो अक्षों के ऊपर उपस्थित जो धातु के डी कक्षक हैं वो ज़्यादा रिपेल करेंगे, ज़्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। आपको पता है ये बिल्कुल सामने की तरफ से मैं आपको दिखा सकता हूँ इस तरीके से। जैसे मान लीजिए ये सपोज कीजिए, ये क्या नाम है कि ये एक लिगेंड है, ये आप देख पा रहे हैं लिगेंड है, और ये जो ब्लैक बॉल है ये आपका मेटल है। तो जो मेटल और जो लिगेंड है दोनों इस तरीके से बिल्कुल एक दूसरे के सामने, इस तरीके से सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के बिल्कुल सामने रिपेल कर रहे हैं इस तरीके से। तो जब एक तो ये कंडीशन है, तो ये अगर ये जब मैं कहूँ मेटल के डी कक्षक और ये लिगेंड है, तो ये बिल्कुल सामने से अगर एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो आपका मेटल लिगेंड को सबसे, मेटल के जो डी कक्षक हैं वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे लिगेंड से। और अब एक सपोज कीजिए कि लिगेंड कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ निकला हुआ है, इस तरीके से, और ये जो है वो इधर निकल जाए इस तरीके से सामने, बिल्कुल सामने नहीं है, इस तरीके से थोड़ा सा पीछे की तरफ है। तो बिल्कुल जो सामने जो प्रतिकर्षण होगा वो बीच में प्रतिकर्षण नहीं होगा, साइड में से प्रतिकर्षित नहीं होगा। तो हमने देखा कि जो dx² -y² एंड dz² जो कक्षक हैं वो लिगेंड को बिल्कुल सामने की ओर मिलेंगे, इसलिए ज़्यादा प्रतिकर्षित हो रहे थे, और जबकि जो dxy dxz और dyz जो कक्षक है वो कम प्रतिकर्षित होंगे। ये हमने बात करी थी। अब हम बात करेंगे आगे अष्टफलकीय संकुल में। तो अब देखिए अष्टफलकीय संकुल कैसे होता है, क्योंकि मुझे इसमें केवल यहाँ पे केवल इतना सा देखना है कि जब लिगेंड धातु की ओर अप्रोच करते हैं तो वो अक्षों के ऊपर से अप्रोच करेंगे कि अक्षों के बीच में से अप्रोच। अगर अक्षों के ऊपर से अप्रोच करेंगे जैसे कि अष्टफलकीय संकुल में होता है, तो फिर हमने देखा कि जो धातु के वो कक्षक जो अक्षों के ऊपर हैं वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे, जैसा कि dx² -y² और dz² ज़्यादा प्रतिकर्षित हो रहे थे। लेकिन चतुष्फलकीय संकुलों के अंदर लिगेंड अक्षों के ऊपर से अप्रोच ना करके अक्षों के बीच में से अप्रोच करता है। देखिए ये एक टेट्राहेड्रल मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा हूँ, ये एक टेट्राहेड्रल है। देखिए इस टेट्राहेड्रल को आप ध्यान से देखिए, ये बीच में जो ये अष्टफलकीय चतुष्फलकीय संकुल बनने की बाद की कंडीशन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसमें क्या है, जो ब्लैक बॉल है, जो काली कलर की जो गेंद है वो अपन मेटल मान सकते हैं, धातु मान सकते हैं, और जो हरे कलर की जो गोले हैं वो अपन मान सकते हैं आपके लिगेंड्स। तो ये लिगेंड आकर के जुड़ गए, लेकिन जुड़े नहीं थे उससे पहले बाहर थे, फिर धीरे धीरे आकर के इस तरीके से आकर के यहाँ पे जुड़ गए थे इस तरीके से। तो जुड़ने से पहले जब वो इस मेटल की तरफ आ रहे थे तो इस लिगेंड के ऊपर आपको पता है पॉइंट चार्ज होता है। पॉइंट चार्ज का मतलब ऋणावेश होता है, या तो इसके ऊपर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा या फिर इसके ऊपर कोई ना कोई ऋणावेश होगा। और धातु के पास में धनावेश होता है। अरे भाई मैंने दोनों चीज़ें आपको कई बार मैं बता चुका हूँ कि धातु पे धनावेश होता है, जैसे Fe+3 आयन है या स्कैंडियम प्लस है, जो भी है, उस धनावेश की वजह से तो ये लिगेंड इसको आकर्षित, लिगेंड इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन धातु के डी कक्षकों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रतिकर्षण होता है। तो अब बात ये आती है कि कुछ इसके कक्षक जो होते हैं धातु के वो अक्षों के ऊपर उपस्थित होते हैं और कुछ अक्षों के बीच में उपस्थित होते हैं। तो ये लिगेंड किधर से आ रहे हैं इस पर डिपेंड करता है। तो अष्टफलकीय संकुल में तो लिगेंड अक्षों के ऊपर से आ रहे थे, मैंने आपको बताया। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी, ये देखिए ये जो एक्स है, ये एक्स है, ये वाली एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये वाली जेड एक्सिस है, ये वाली आपकी जेड एक्सिस है। तो यहाँ से ही लिगेंड आ रहे थे इस तरीके से। लेकिन ऐसा अष्टफलकीय संकुल में होता है, ऐसा चतुष्फलकीय संकुल में नहीं होता है। तो चतुष्फलकीय संकुल में कैसा होता है, मैं उसको आगे आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। देखो मेरे पास में डायग्राम है, ये वाला, ये देख लीजिए इस तरीके से। आप देखिए कि अगर मुझे इस चतुष्फलक को एक क्यूब में फिट करना पड़े, किस में फिट करना पड़े, क्यूब के अंदर, तो देखिए ये मैं आपको एक डायग्राम से भी बता सकता हूँ। इसमें भी डायग्राम है, ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाली वाई एक्सिस है। ये देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, और ये वाई एक्सिस है। अब देखिए ये जो लिगेंड है यहाँ पे,
ये देखिए इस एक्सिस के और इस एक्सिस के बीच में है। ये जो लिगेंड है, ये लिगेंड इन दोनों एक्सिस के बीच में होगा, इस वाले एक्सिस के और इस एक्सिस के बीच में है। ऐसे ही ये वाला जो लिगेंड है, ये वाला लिगेंड इस एक्सिस के और इस एक्सिस के बीच में आ रहा है। ऐसे ही ये वाला लिगेंड इस एक्सिस के इस एक्सिस के बीच में आ रहा है। मतलब यहाँ से ये चीज़ क्लियर होती है। आप देखो, आप इनको यहाँ पे जैसे मैं कह दूँ मेटल है, यहाँ पे मेटल है, ये मेटल है, तो देखिए ये आपका चतुष्फलक बन रहा है। मैंने आपको इसका वो भी दिखाया, ये आपका देखो ये चतुष्फलक बन रहा है इस तरीके से। ये जो भी लिगेंड दिख रहे हैं आपको, अब आप देखिए ये बीच में मेटल था और इस मेटल के चारों तरफ ये लिगेंड्स 1 2 3 और 4, ये 4 लिगेंड। अब ये कुछ इस तरीके से नहीं दिख रहा आपको, जहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया, बिल्कुल देखिए बीच में मेटल है, एक नीचे तिपाया बन रहा है। जैसे मैं तिपाया के लिए बात करूँ, ये वाला लिगेंड, ये वाला लिगेंड और ये वाला लिगेंड, ये तिपाया बना है इस तरीके। कौन कौन सा देख लीजिए, ये वाला और ये वाला, और एक ऊपर, ये वाला ऊपर, ये वाला ऊपर है इस तरीके से ऊपर। तो ये जो 4 लिगेंड है ये अक्षों के बीच में से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो धातु के जो बीच में उपस्थित कक्षक हैं, कौन कौन से हैं, dxy, dxz और dyz, ये क्या होंगे, ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे। और dx स्क्वायर, डैश स्क्वायर और dz स्क्वायर जो अक्षों के ऊपर उपस्थित हैं वो कम प्रतिकर्षण, जस्ट उल्टा हो जाएगा ना इसका। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये सारी कहानी जो है वो इस तरीके से है। इसको मैं डायग्राम से भी बता सकता हूँ। इसको देखिए कैसे, कि जैसे मान लीजिए ये आपके 5 डी कक्षक थे, 1 2 3 4 5, और इसके ऊपर ये जो है वो ज़्यादा प्रतिकर्षित होंगे। कौन कौन से, 3 जो कक्षक हैं ये वाले कम प्रतिकर्षित होंगे, इसलिए नीचे आ गए। ये इधर एनर्जी लेवल चल रहा है, क्या चल रहा है, इधर एनर्जी लेवल चल रहा है। तो इसकी एनर्जी में ये 2 की एनर्जी कम हो जाएगी, इन 2 की एनर्जी कम हो जाएगी, और इन 2 की एनर्जी बढ़ जाएगी। इन 2 की एनर्जी कम हो जाएगी और इन 2 की एनर्जी बढ़ जाएगी। कैसे, देखिए इनके बीच का ये। अब क्या है कि जितना नीचे ये दोनों जाएंगे उतना ही ऊपर ये तीनों जाने चाहिए। इसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल कहा जाता है, केंद्रीय गुरुत्व का नियम, कि ओवरऑल एनर्जी क्या है वो 0 होनी चाहिए अगर इसमें बराबर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो। देखिए अब आप देखो, इसमें एक बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट निकल के आ रहा है कि कैसे, ये कंडीशन कौन सी पता है, जब मेटल के पास में कोई लिगेंड नहीं था, मेटल के पास में लिगेंड नहीं है, ये वाली कंडीशन, इस वाली कंडीशन। और जब लिगेंड उसके पास में आ जाते हैं तो उसके बाद में ये 5 जो कक्षक है इनको समभ्रंश कक्षक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, समभ्रंश डी कक्षक। क्या कहा जाता है इनको, समभ्रंश डी कक्षक। समभ्रंश डी कक्षक का मतलब है कि इनकी 5 की ऊर्जा क्या है, समान है। क्या है, 5 की ऊर्जा समान है। बाद में इनकी समभ्रंशता खत्म हो गई क्योंकि 3 अलग हो गए और 2 अलग हो गए। अब देखिए इनकी जो एनर्जी होगी ऊपर और इनकी जो एनर्जी होगी नीचे, ये दोनों कितनी होगी। देखिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसको देखो, ये क्या सब रेखा पैरामीटर से ग्रुप थ्योरी वगैरह निकलते हैं, अपने को इतना ज़्यादा डिटेल नहीं देखना। तो आप तो ऐसे ध्यान रखो कि ऊपर की एनर्जी लेवल के बीच, मतलब इस 0 लेवल से जो ऊपर की एनर्जी वो भी जो उतनी होगी जितनी नीचे की होगी। तो यहाँ पे 3 कक्षक हैं। तो देखिए इस क्रिस्टल फील्ड जो स्प्लिटिंग है, क्या है ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है इतनी। विपाटन मतलब टोटल तो विपाटन इतना ही हुआ ना, ये विपाटन, इसको डेल्टा से प्रेजेंट किया जाता है। किससे प्रेजेंट किया जाता है, इसको डेल्टा से प्रेजेंट किया जाता है। दोनों के बीच का मतलब है ये जो 5 कक्षक थे, ये 2 इस तरीके से विपाटित हो गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसको डेल्टा से प्रेजेंट किया जाता है। चूंकि ये फील्ड कौन सा, चतुष्फलकीय, या इसको टेट्राहेड्रल फील्ड बोलते हैं इंग्लिश में, तो इसको डेल्टा टी लिखूंगा। क्या लिखूंगा, इसको डेल्टा टी। इन दोनों के बीच का गैप क्या होगा, डेल्टा टी। अब देखिए ये जो गैप है वो तो टोटल गैप हो गया। इसको कौन सा सेट बोलते हैं, ई कक्षक, और इसको क्या बोलेंगे अपन, T2। देखिए इसको EG और T2G नहीं बोलेंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। क्यों, आप लोगों को पता भी होगा कि G4 होता है जीरेड। जीरेड का मतलब सम्मिति नहीं है इसके बीच में। देखो कैसे सम्मिति, कैसे नहीं है। सम्मिति का मतलब ये होता है कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट जिधर है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी वैसा ही होना चाहिए। देखो जैसे इस मेटल से मैं इधर चला,
इधर चला तो आपको लिगेंड मिल रहा है, ग्रीन वाला लिगेंड मिल रहा है, लेकिन इधर चलूंगा तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है, इसके विपरीत दिशा में। इस लिगेंड के बिल्कुल विपरीत दिशा ये वाली होगी, इधर ये वाली, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे देखो, ऊपर लिगेंड है, ऊपर लिगेंड, नीचे मेटल की तरफ आ रहा है, लेकिन फिर नीचे की तरफ कुछ भी नहीं है। मतलब जैसा एनवायरनमेंट एक दिशा में होगा, उसके जस्ट विपरीत दिशा में भी अगर वैसा ही मिलता है, जैसे मान लो इधर आपको लिगेंड मिल रहा है, इसकी विपरीत दिशा में लिगेंड नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसमें ज्यामिति नहीं होगी, सम्मिति नहीं होगी, इसलिए इसके आगे जी नहीं लगाते। जबकि अष्टफलक में ऐसा होता है, वो अष्टफलक में मैं आपको फिर से बता दूंगा। तो इसको ई लिखेंगे, इसको T2 लिखेंगे। आप सब लोगों को पता ही ई के अंदर कौन कौन से कक्षक होते हैं, dx² -y² और dz², और T2 में कौन से होते हैं, dxz, dyz और dxy। ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, टोटल ये जो 1.2 का डिफरेंस होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 1.2 डेल्टा टी का डिफरेंस होता है। तो देखिए अब एक यहाँ पे अगर मैं कहूँ ऊपर की तरफ 1.2 डेल्टा टी का डिफरेंस कितना होगा, कितने कक्षक हैं ऊपर, इस लाइन से ऊपर कितने कक्षक हैं, 3 कक्षक हैं, तो एक कक्षक के हाथ में कितना आएगा, 0.4 डेल्टा टी। अरे भाई 0.4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1.2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कक्षक हैं। और चूंकि देखो इसकी एनर्जी बढ़ रही है, तो इसके आगे क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा। क्या लगेगा यहाँ पे, प्लस। क्यों बढ़ क्यों रही है, अरे भाई इससे ऊपर गया ना, इसलिए इसके ऊपर ये एनर्जी प्लस में। मैंने आपको कहा था कि स्थायीकरण की ऊर्जा जो होती है वो हमेशा किस में होती है, नेगेटिव में होती है। जितनी एनर्जी नेगेटिव होगी उसका स्थायित्व उतना ही ज़्यादा होगा। चूँकि ये जब इन मेटल के पास में लिगेंड नहीं थे तो उसकी ऊर्जा जितनी भी थी उसकी तुलना में इनकी एनर्जी बढ़ गई। आप देख सकते हैं, अरे भाई ये आपकी एनर्जी है, तो यहाँ पे जितनी एनर्जी इन लेवल्स की, इन 5 कक्षक की थी, उससे ज़्यादा इन 3 कक्षक की एनर्जी है। इसलिए एनर्जी किस में ली है मैंने, प्लस में ली है। किस में ली है, प्लस में ली है, प्लस 0.4 डेल्टा टी। इन दोनों की एनर्जी नीचे घट गई, लेकिन इनका भी मुझे घट के कितना करना है, 1.2 ही करना है, ये ध्यान रखेंगे। ऊपर भी इस लाइन से ऊपर जितना एनर्जी इनकी होगी 3 की, उतना ही इस लाइन से नीचे एनर्जी इनकी होगी। इसी को तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी रूल कहते हैं, केंद्रीय गुरुत्व का नियम कहते हैं, कि जितनी एनर्जी प्लस में होगी उतनी एनर्जी माइनस में होगी। तो अब देखो ये 1.2 एनर्जी इन 2 में बटनी है, वहाँ पे 1.2 एनर्जी 3 में बटनी थी, तो एक हिस्से में कितनी है, 0.4 डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों, अरे भाई ये टोटल एनर्जी का गैप है, उसका पार्ट इतना ही ऊपर हो गया, तो डेल्टा टी कितनी होगी, प्लस में क्यों लिखी है, क्योंकि इनकी एनर्जी इनसे ज़्यादा है इसलिए प्लस में। 0.4 क्यों लिखी है, क्योंकि 3 कक्षक है इसलिए 0.4 × 3 बराबर 1.2। अब यहाँ पे मुझे माइनस में क्यों, क्योंकि इनकी एनर्जी नीचे इनसे कम हो गई, इन कक्षकों से इनकी एनर्जी कम हो गई इसलिए नीचे, तो कौन सा निशान आएगा, माइनस का। अब 1.2 करने के लिए आपके पास में कितने कक्षक हैं, 2 ही कक्षक हैं, इसलिए इसको मैं करूँगा 0.6 डेल्टा टी। 0.6 डेल्टा टी क्यों, क्योंकि 6 दूनी 12, 0.6 × 2 बराबर कितना होगा, वही 1.2। ऊपर 3 है तो 0.4 × 3 बराबर 1.2। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि 3 कक्षक और प्लस, समझ में आ गया सब लोगों को, प्लस क्यों है, क्योंकि इनकी एनर्जी पहले की तुलना में बढ़ गई इसलिए इसकी एनर्जी प्लस है। 0.4 क्यों, क्योंकि ऊपर 3 कक्षक है इसलिए 0.4 प्लस में आएंगे। इधर नीचे 2 क्यों, क्योंकि माइनस नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि इनकी एनर्जी पहले की तुलना में कम है, तो माइनस 0.6 क्यों, क्योंकि 2 ये कक्षक है, तो 0.6 × 2 बराबर 1.2 हो जाएगा। ओके, ये सब कहानी हो गई आपकी चतुष्फलकीय संकुल की। अब देखिए जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 का, तो पहले मैं भर रहा था 3d1 इस तरीके से यहाँ पे, जब वो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहा था, लेकिन अब ये इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा तो ये कक्षक तो खत्म हो गए। ये तो वो कंडीशन है जब मेटल के पास लिगेंड नहीं थे, अब आपका बन गया संकुल ये वाला। तो इसके अंदर जब एक इलेक्ट्रॉन भरोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब आप बताओ पहले की तुलना में इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो गई, अरे भाई पहले यहाँ पे भरा जा रहा था और अब इसको मैं अगर 0 मानूं तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा जा रहा है, इसकी एनर्जी कितनी होगी, -0.6 हो गई। तो पहले की तुलना में एनर्जी नेगेटिव हो गई, तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ गई, ही नहीं बढ़ गई, उस संकुल का स्थायित्व बढ़ गया। इसलिए अपन कहते हैं कि जिस किसी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो CFSE, देखो इन दोनों के बीच का गैप है, इसको इंग्लिश में CFSE बोलते हैं, और जो ऊर्जा निकालते हैं उसको भी CFSE बोलते हैं। फर्क दोनों की स्पेलिंग का है। इसका मतलब होता है, ऊपर वाले का मतलब होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड विपाटन ऊर्जा। विपाटन ऊर्जा कितनी होगी, विपाटन ऊर्जा आपकी ये डेल्टा टी है, इसको अपन विपाटन ऊर्जा से प्रेजेंट करेंगे डेल्टा टी से, कि दोनों के बीच में कितना डिफरेंस हुआ। दूसरी बात, इस CFSE का मतलब है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। इसका क्या मतलब है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। स्थायीकरण ऊर्जा इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में निकलती है। जैसे मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एनर्जी कितनी होगी, 0.6 डेल्टा टी। ये अपन अभी आगे बात करेंगे। तो ये सब कहानी हुई आपकी
चतुष्फलकीय क्षेत्र में किस प्रकार के कक्षकों का विपाटन होता है और किस प्रकार से स्थायीकरण ऊर्जा का डायग्राम बनाया जाता है। अभी हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अष्टफलकीय संकुल के लिए।